प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम कक्षा 8 विज्ञान पढ़ रहे थे जिसमें अपना दूसरा पाठ चल रहा था सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इस पाठ के दौरान हमने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा था कि सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमने एक और बात की थी विषाणु के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि वाणिज्यिक स्तर या बड़े स्तर पर सूक्ष्म जीवों के क्या उपयोग है, क्या फायदे हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों से होने वाले फायदों को भी अपन ने पढ़ लिया है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था कि किण्वन क्या होता है, उसको विस्तार से समझा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा आज का टॉपिक है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मानव शरीर में रोग फैलाते हैं, संक्रमण के कारण सूक्ष्म जीवों के द्वारा मनुष्य में रोग फैलाए जाते हैं, उसको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे मानव रोग कौन सा है, कि मानव में कौन सा रोग होता है सूक्ष्म जीव के द्वारा। फिर रोग कारक क्या है, मतलब किसके द्वारा फैलाया जाता है, जीवाणु के द्वारा फैलाया जाता है, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाया जाता है, विषाणु के द्वारा फैलाया जाता है, किसके द्वारा, कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलाया जाता है। उसके बाद संचरण का तरीका मतलब माध्यम, किस माध्यम से वह मनुष्य में फैलता है। तो संचरण के बाद हम करेंगे बात बचाव के सामान्य उपायों के बारे में, ठीक है। तो इनको पूरे विस्तार से समझेंगे। यदि सबसे पहले रोग के बारे में हम यदि बात करें तो अपना पहला रोग है क्षय रोग। क्षय रोग क्या होता है मैं आपको विस्तार से बता दूं कि क्षय रोग आपने सुना होगा टीबी की बीमारी। तो टीबी और क्षय रोग एक ही चीज है। ये क्या है, संक्रमण के कारण फैलता है, ठीक है, गंभीर संक्रामक बीमारी है और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं मनुष्य के। तो मानव में क्षय रोग या टीबी है, इसके कारण फेफड़े प्रभावित होते हैं। रोग कारक क्या है, मतलब सूक्ष्म जीव कौन सा है, तो जीवाणु के कारण ये फैलता है। जीवाणु के कारण संक्रमण, गंभीर संक्रामक बीमारी है, संक्रमण के तौर पर ज्यादा फैलती है। संचरण का तरीका क्या है, वायु संचरण का तरीका है, मतलब जो संक्रामक जीवाणु है वो क्या है कि वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जाते हैं। फिर यदि हम बात करें बचाव के सामान्य उपाय के बारे में, तो क्षय रोग या टीबी के उपाय क्या है बचाव के, कि रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रहना चाहिए। रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रहना चाहिए। संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से फैलती है, इसलिए रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। रोगी के कपड़े व अन्य वस्तुओं को अलग रख देना चाहिए तथा उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। जितनी भी संक्रामक बीमारियां होती है, संक्रमण के कारण जो बीमारियां फैलती है, उसका सबसे बढ़िया इलाज है टीकाकरण, ठीक है। अब टीकाकरण के बारे में मैं आपको बता दूं कि टीकाकरण होता है यह कभी भी बीमार व्यक्ति को नहीं होता है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसी के टीका लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि बीमार व्यक्ति के टीका लगाने से उसका कोई फायदा नहीं होता है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तब टीका लगाया जाता है और हमारे जो ये रोग प्रतिरक्षा है, शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो ताकतें है उसमें वृद्धि होती है, किसके कारण, टीके के कारण। तो स्वस्थ व्यक्ति को टीका लगाया जाता है और जो भी मरीज होता है उसको टीका नहीं लगाया जाता, इसलिए समय पर टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। तो पहली बीमारी क्षय रोग के बारे में हमने समझ लिया है, किसके कारण फैलता है। यहाँ रोग कारक या आप याद रख सकते हो सूक्ष्म जीव, ठीक है, किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया जीवाणु। दूसरा हैजा। हैजा क्या होता है भाई, हैजा पानी से फैलता है, ठीक है। हैजे के कारण गंभीर दस्त लगती है, शरीर में पानी की कमी आ जाती है, किसके कारण, हैजे रोग के कारण। यह भी जीवाणुओं से फैलता है, लेकिन किस जो संचरण का तरीका वो क्या है, जल व भोजन। दूषित जल या दूषित भोजन का जब हम सेवन करते हैं तो जो दूषित जल है उसके कारण क्या है कि संक्रमण या जीवाणु होते हैं जो हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और संक्रमण के कारण हमारे को बीमारी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हैजा। अब हैजे से बचाव के क्या उपाय है उसको यदि देखें तो स्वयं के चारों ओर स्वच्छता रखनी चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, अच्छी तरह से पका हुआ तथा उबला हुआ भोजन खाना चाहिए। भोजन को एकदम पकाकर खाना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण। तो आप एक तो ये टीकाकरण चीज तो याद ही रख लो, क्योंकि संक्रमण के कारण जितनी भी बीमारियां फैलती है उसमें टीकाकरण उसका एक अच्छा उपाय है बचाव का, ठीक है। तो हैजे को आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार एक बीमारी होती है टाइफाइड। यह भी किससे फैलती है, सूक्ष्म जीव है, वह है जीवाणु। जीवाणु के कारण टाइफाइड फैलती है। टाइफाइड को अपन क्या कहते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं। यह संक्रमण के कारण फैलता है। इससे क्या होता है,
कि अपन को हल्का बुखार आ जाता है, कभी कभी तेज बुखार आ जाता है, कभी ठंडा बुखार आता है, कभी गर्म बुखार आता है, संक्रमण के कारण फैलता है टाइफाइड। और इसमें क्या होता है कि अपन दूषित भोजन खा लेते हैं या दूषित जल का सेवन करते हैं तो जो जीवाणु हैं वह अपने शरीर में प्रवेश करता है और संक्रमण के कारण बीमारी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं टाइफाइड। इसके बचाव के उपाय की बात करें तो जो हैजे के बचाव के उपाय वैसे के होंगे, क्योंकि यह भी दूषित जल व दूषित भोजन के कारण आता है। तो स्वयं के चारों ओर स्वच्छता रखनी चाहिए, अच्छी तरह से पका हुआ भोजन खाना चाहिए, उबला हुआ भोजन और उबला हुआ जल का उपयोग करना चाहिए, उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करिए जीवाणु से। जो अपने सिलेबस में जो रोग है जीवाणु द्वारा फैलने वाले, उन रोगों को हम पढ़ लिया है। अब आपके ऐसे परीक्षा में सवाल भी पूछ सकते हैं कि किन्हीं 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम बताइए। तो जीवाणु जनित रोग क्षय रोग है, हैजा है, टाइफाइड, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। तो जीवाणुओं से जो रोग फैलते हैं उनको अपन ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे विषाणु, जिसको हम वायरस भी कहते हैं, उससे कौन से रोग फैलते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने आता है खसरा। खसरा क्या होता है भाइयों? तो खसरा रोग है, ये क्या है कि बच्चों में अधिक फैलता है, बच्चों में खांसी व छींकें अधिक आती है। और इसको किससे रोकेंगे अपन? टीके की सहायता से। समय पर टीकाकरण कर दो। खसरा रोग इतना भारी रोग नहीं है, लेकिन बच्चों में यह अधिक फैल जाता है। वायु के माध्यम से फैल सकता है, जल के माध्यम से फैल सकता है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सीधे संपर्क के द्वारा भी फैल जाता है। बचाव के उपाय, रोगी व उसकी वस्तुओं को अलग रख लेना चाहिए, क्योंकि वायु के माध्यम से फैलता है। अब जो वायु के माध्यम से जो भी रोग फैलते हैं उसमें क्या करते हैं अपन, देख लो आप, यहाँ भी वायु आया था, यहाँ वायु आया था। क्या, रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए और रोगी के कपड़े व अन्य वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। तो वायु के द्वारा फैलते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दूरी बढ़ा लेनी चाहिए और उनकी वस्तुओं को अलग रख दिया जाता है और उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया होगा। अब चिकन पॉक्स क्या होता है? चिकन पॉक्स या आपने इसको कहते हैं छोटी माता। सही सरल तरीके से बताऊं, जो अपने अछबड़े होते हैं उसी को क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स कहते हैं। छोटी माता बीमारी है। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी आप याद रख सकते हो, चिकन पॉक्स है छोटी माता रोग। ठीक है, तो यह किसके द्वारा फैलता है? यह भी विषाणु के द्वारा फैलता है। किस तरह? वायु, जल या सीधे संपर्क के द्वारा। और उपाय यही है कि वस्तुओं को अलग रख लें, एक व्यक्ति से दूरी बढ़ा लें, और दूसरा है फिर है उचित समय पर टीकाकरण है, वह भी इसका उपाय है। पोलियो, पोलियो की बीमारी क्या होती है? पोलियो तो आपने सुना ही होगा। दूषित पानी, दूषित भोजन, इनके सेवन के कारण क्या है कि अपन को पोलियो रोग हो जाता है। ठीक है, तो पोलियो रोग होने से, पोलियो यदि अपने अधिक मात्रा में शरीर में बढ़ जाता है तो उससे यदि यह अपने जानलेवा भी हो सकता है, शरीर में लकवा भी आ सकता है। तो पोलियो का उपाय बहुत जरूरी है। पोलियो विषाणु के कारण ही फैलता है, वायु, जल या सीधे संपर्क के कारण आता है। ठीक है, रोगी व उसकी वस्तुओं को अलग कर देना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। यह अपने किसका है? पोलियो का उपाय है। पोलियो के बाद अपन यदि बात करें हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए यह किसके द्वारा फैलता है? सूक्ष्म जीव में अपने जो 4 सूक्ष्म जीव थे उनको पढ़ा था, उसके बाद अपने पढ़ा था विषाणु के बारे में। तो हेपेटाइटिस ए विषाणु के द्वारा फैलते हैं। मतलब रोग कारक क्या है पूछ सकता है। रोग कारक मतलब है रोग किसके कारण फैलता है। तो विषाणु के कारण क्या आता है अपने अंदर? हेपेटाइटिस ए बीमारी आती है। ठीक है, संचरण का तरीका, जल, यदि जहाँ स्वच्छ जल नहीं है, साफ सफाई नहीं है जल के आसपास, तो वहाँ क्या होता है कि हेपेटाइटिस ए बीमारी आ जाती है। अब इसके लिए उपाय क्या करें अपन? उबले हुए पेयजल का प्रयोग करें तथा उचित समय पर टीकाकरण करें। इसमें यदि अपन समय पर बचाव के उपाय नहीं करेंगे तो लिवर में समस्या आ जाती है अपने, जिसके कारण थकान महसूस होती है, उल्टी आनी स्टार्ट हो जाती है, पेट में दर्द होता है, भूख कम लगती है। तो इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं हेपेटाइटिस ए के कारण। तो इसलिए उबले हुए जल का प्रयोग करना है। इसमें क्या है, कीटाणु जितने होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए पानी को उबाल कर पीना है, साफ पानी पीना है और उचित समय पर टीकाकरण। ठीक है, टीकाकरण के बाद अपना अंतिम जो आ रहा है वह आ रहा है मलेरिया। जो अपन रोग पढ़ रहे हैं मानव रोग, इसमें अपने सिलेबस के अंतर्गत जो अध्ययन कर रहे हैं अपन, इसमें अपने आ रहा है मलेरिया। मादा एनाफ्लाइज मच्छर के कारण फैलता है, सब जानते हैं। लेकिन मादा एनाफ्लाइज मच्छर है, इसमें वह फैलता मादा एनाफ्लाइज मच्छर के कारण, लेकिन किस कारण? रोग कारक क्या है? तो प्लाज्मोडियम है। ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो मादा एनाफ्लाइज मच्छर है, इसकी लार में, मुंह में जो लार बनती है उसके उस लार में पाया जाता है प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, सूक्ष्म जीव में प्रकार है एक प्रोटोजोआ, वह है प्लाज्मोडियम। तो उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम और मादा एनाफ्लाइज मच्छर में पाया जाता है। वह जब हमारे को डंक देता है या काट देता है
तो प्लाज्मोडियम के कारण संक्रमण है वो अपने शरीर में आ जाता है और कुछ 1-2 दिन लग जाते हैं लक्षण दिखने में। और संचरण का यदि तरीका देखें तो क्या होगा, मच्छर, क्योंकि मलेरिया हमेशा मच्छर के काटने से ही होगा, इसलिए मच्छरों से बचाव के लिए क्या है, एक तो मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। सुरक्षा हेतु रसायन, मच्छरों को मारने के लिए जो रसायन आते हैं उनका उपयोग करना चाहिए, उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने क्या देखा है, मानव रोग, क्षय रोग जो टीबी होती है उसको अपने समझा है, हैजे को समझ लिया है, टाइफाइड को समझ लिया है, खसरा को समझ लिया है, चिकन पॉक्स को समझा है। चिकन पॉक्स या छोटी माता इसको लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख दो यहाँ, छोटी माता। छोटी माता रोग और चिकन पॉक्स एक ही चीज़ है, आपको आसानी से याद रहेगा, ठीक है। पोलियो, हेपेटाइटिस ए और मलेरिया। हेपेटाइटिस ए लीवर से संबंधित जो संक्रमण होता है वह कौन सा रोग है, हेपेटाइटिस ए। इसलिए इसमें क्या करते हैं अपन, उबले हुए जल का उपयोग करते हैं। इसमें लक्षण दिखाई देते हैं अपन को, पेट में दर्द रहता है, उल्टी आती है, भूख कम लगती है। तो इस पर उसके बाद और अंतिम पढ़ा है अपन ने मलेरिया के बारे में, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से उसकी लार में उपस्थित प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसके कारण अपने शरीर में संक्रमण हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं और अपन को मलेरिया हो जाता है। आसपास सफाई रखकर, मच्छरदानी का उपयोग करके, सुरक्षा के उपकरणों का उपयोग करके हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोगों को विस्तार से पढ़ा है। इसके बाद हम आगे की जानकारी लेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि अब हम बात करें सूक्ष्म जीवों से संबंधित, तो सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव को अपन पढ़ लेते हैं कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपन को कौन कौन से हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा कुछ हमें हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं, उनका यदि हम अध्ययन करें तो सबसे पहली बात है कि कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो एक तो अपने भोजन को, दूसरा कपड़ों को और तीसरा जो चमड़े की वस्तुएं होती है उनको क्या कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं। संदूषित का मतलब होता है खराब कर देते हैं, उन्हें दूषित कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ सूक्ष्म जीव भोजन हो गए, कपड़े हो गए, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना, अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। अभी हमने देखा था कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोग जो मानव में फैलते हैं, तो उसमें अपने हैजे को पढ़ा था, क्षय रोग या टीबी को पढ़ा था, चिकन पॉक्स या छोटी माता को अपन ने पूरा विस्तार से पढ़ लिया है। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो संक्रमण के कारण मनुष्य में रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यदि बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में कि सूक्ष्म जीव है ये अनेक जंतुओं में, मनुष्यों के साथ साथ जंतुओं में भी कुछ बीमारियां ये ला देते हैं। तो जंतुओं में कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं उसकी यदि हम बात करें तो मवेशियों में जो जानवर होते हैं उसमें एक क्या है, एंथ्रेक्स एक रोग है, एंथ्रेक्स रोग। आप याद रखना, मवेशियों में एक एंथ्रेक्स रोग है जो किसके द्वारा फैलाया जाता है, सूक्ष्म जीव का एक प्रकार है जीवाणु। तो जीवाणु के द्वारा एंथ्रेक्स रोग फैलाया जाता है किसमें, मवेशियों में। और जो गाय होती है उसके खुर और मुंह में एक रोग उत्पन्न हो जाता है जो किसके द्वारा फैलाया जाता है, विषाणु या वायरस के द्वारा। तो सूक्ष्म जीव मनुष्यों के साथ साथ अनेक जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो अगला पॉइंट अपना यही है कि अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेव आदि पौधों के रोगों के कारक है। मतलब रोग कारक हमने समझा था कि कौन से सूक्ष्म जीवों के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। तो रोग कारक किसके लिए, पादप है, ये सब देख लो, पौधे हैं, गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेव, इनका अपन उपयोग किसमें करते हैं, सामान्यतः भोजन के रूप में करते हैं। तो सूक्ष्म जीव इसमें भी क्या है, बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। जैसे नींबू में एक रोग होता है कैंकर रोग जो किसके द्वारा फैलाया जाता है, जीवाणु के द्वारा, ठीक है। और गेहूं में रस्ट लग जाती है, ठीक है, तो उसके कारण गेहूं के दाने हैं वो क्या है, आधे कट जाते हैं, गेहूं की जो फसल है वो खराब हो जाती है। तो गेहूं में जो रस्ट लगता है वो किसके द्वारा लगता है, कवक के द्वारा। अपन ने सूक्ष्म जीवों के प्रकार पढ़े थे तब हमने समझा था जीवाणु क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। अब उसके बाद यदि अपन अगले प्रकार की बात, अगला जो हानिकारक प्रभाव है उसकी बात करें तो भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव, हर जगह सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, सूक्ष्म जीव भोजन में भी उत्पन्न होते हैं। तो भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी भोजन को विषाक्त का अर्थ होता है जहरीला,
तो कभी कभी भोजन को जहरीला कर देते हैं और हमारा भोजन वो दूषित हो जाता है। यदि हम उसका उपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए जानलेवा साबित भी हो सकता है। तो इसलिए भोजन को उबालकर पका हुआ खाएं, पानी को उबालकर पिएं, अपने चारों ओर सफाई रखें। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव है, उनसे बचाव के उपाय यही है। जैसे मनुष्य में यदि कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दूरी बढ़ा लेनी चाहिए, समय पर टीकाकरण करना चाहिए, जंतुओं की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, ताकि उनको रोग हुआ है या नहीं समय समय पर उनको भी टीकाकरण दिलाना चाहिए। अब उसके बाद जो पादपों में हो जाता है तो पादपों का भी इलाज किया जाता है। भोजन को उबालकर और साफ सफाई पूर्वक खाना चाहिए। ठीक है, बनाना चाहिए और उबाला हुआ स्वच्छ जल पीना चाहिए। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव को पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में हम एक नाइट्रोजन चक्र पाठ का शेष रह गया है, उसको पूरे विस्तार से समझेंगे कि नाइट्रोजन चक्र की पूरी प्रक्रिया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को पदार्थ या यौगिकों में कैसे बदलते हैं, नाइट्रोजन के जो यौगिक है उनको गैस में किस प्रकार बदला जाता है, उसको पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।